गुड आफ्टरनून। देखिए हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे और रोटेशनल मोशन के अंदर जो है हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें कर ली थी। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो देख लिया था, ठीक है। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली थी कि रिंग के लिए कितना होता है, डिस्क के लिए कितना होता है, सिलेंडर के लिए कितना होता है, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। दो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि यार अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ICM है, ठीक है। इससे d डिस्टेंस पे कोई एक एक्सिस है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो I1 इज इक्वल टू व्हाट, ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। पैरेलल मतलब नाम से साबित होता है कि यार जब दो एक्सेस पैरेलल होंगी तो यार उसमें हमको जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो है वो ये वाली थ्योरम काम में आती है। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या थी, उसकी एक खास बात थी पहली कि यार हम लोग को ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करनी है। नाम से समझ में आता है कि यार यहाँ पर एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होंगी। मान लीजिए हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो XY प्लेन में है, तो यार हम लोगों ने यहाँ पे दो एक्सेस बना ली XY प्लेन, 2D ऑब्जेक्ट है XY प्लेन में। अब इसके परपेंडिकुलर कोई Z एक्सिस है जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो IZ कैन बी रिटन एज IX प्लस IY, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो मैं IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ ऐसा ही लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट YZ प्लेन में होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि IX इज इक्वल टू IY प्लस IZ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो XZ प्लेन में होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा IX प्लस IZ इक्वल टू IY। ऑब्जेक्ट जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर जो कोई एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर उन दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसका एडिशन। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो इनकी एक्सिस इन एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना सीखा था अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग एक्सिस के लिए। अब उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेक्शन को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। कैसे कि बेसिकली जैसे अब हमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बोला गया हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m। हमें बोला गया हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसकी रेडियस हम लोगों को डिफाइन कर दी, सपोज करें स्मॉल a, ठीक है। हमें बोला गया कि हमने जो है वो इसमें से कुछ पार्ट कट कर लिया, ठीक। सॉलिड स्फीयर है, इसमें से हमने कुछ पार्ट कट कर लिया जिसकी रेडियस है मान लीजिए b और इनके सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है c। हमें बोला जाएगा कि यार हमें जो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा इस बीच वाले सेक्शन को हटाने के बाद, अब जो ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमें इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए हमें बोला जाए ये वन एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसे कोई भी एक्सिस दी जा सकती है, मैं जैसे वन एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान रहा हूं, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए वही कहानी है जो हम सेंटर ऑफ मास में करते थे। कैसे, जैसे यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव्ड। इसी तरह की कहानी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में देखी थी और वही कहानी हमको याद देखनी है कि रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में माइनस रिमूव्ड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि यहां पर आई कंप्लीट कैसे लिखा जाएगा। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमें m डिफाइन करके दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस लिखी हुई है a। तो ध्यान से देखें, हम लोग जानते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, एक सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ पर सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस जो होती है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 ma स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया था ये सॉलिड स्फीयर है, तो यार इस वाली एक्सिस के 2/5 mr स्क्वायर है, ये डिस्टेंस हमारे पास a है, तो I1 कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा, ICM प्लस m इंटू a स्क्वायर। ICM कितना है, 2/5 ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। अब देखो बात आती है रिमूव्ड वाले की, हमें रिमूव्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, ये रिमूव्ड का मास मान लो कितना m डैश, दिया नहीं हुआ, मान लो m डैश है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसके सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 m डैश b स्क्वायर, क्योंकि उसका मास कितना है m डैश, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देख, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास टोटल a था, इसमें से ये c चला गया, कितना होगा a माइनस सी, यानी कितना होगा तुम्हारे पास, ये होगा तुम्हारे पास 2/5 m डैश b स्क्वायर प्लस m डैश a माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो a b c ये सारी टर्म्स हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हमें क्या नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें m डैश इंट्रोड्यूस करके नहीं दिया, तो अब क्या करें, अब m डैश को पिक्चर में लेकर के आए।
कैसे लेकर के आए एम डैश को पिक्चर में? ध्यान से देखें तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। स्फेरिकल मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है। जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर जो आपका टोटल मास होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? वॉल्यूम में। अगर 2D ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगा? एरिया में। अगर 1D ऑब्जेक्ट है तो हम लोग जनरली लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा मास कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? वॉल्यूम में। हम जानते हैं हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर जो है उसकी रेडियस कितनी है? a, और उसका मास कितना है हमारे पास? m। उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई a क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई a क्यूब। 4/3 पाई a क्यूब वॉल्यूम का मास कितना है? m। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन 4/3 पाई a क्यूब। तुम्हारे पास जो स्फेरिकल पार्ट तुमने रिमूव किया, इसका मास तुम्हें निकालना है, उसका मास कितना है? m डैश, और उसकी रेडियस कितनी है? b। तो मैं क्या लिखूंगा कि 4/3 पाई b क्यूब वॉल्यूम का मास कितना होगा? m डैश इज इक्वल टू व्हाट? m अपॉन 4/3 पाई a क्यूब इंटू 4/3 पाई b क्यूब। 4/3 से 4/3 चला गया, यहाँ से m डैश का आंसर कितना आया? m b क्यूब अपॉन a क्यूब। अब हमारे पास m डैश की वैल्यू आ चुकी है, हम इसे क्वेश्चन में पुट अप करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता है, या ऐसे हमारे पास और सवाल कैसे बन सकते हैं? ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास ये तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था जो कि 3D है, ठीक है। जैसे मान लो हमको डिस्क दी गई। डिस्क कैसा ऑब्जेक्ट होता है? डिस्क होता है आपके पास 2D ऑब्जेक्ट। कैसे? जैसे ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें बोला गया हमारे पास एक डिस्क है, इसका मास है m और इसकी रेडियस है मान लीजिए r1। उसके अंदर से हमने क्या करा? हमने यहाँ से एक डिस्क बाहर निकाल ली छोटी सी, और उसका रेडियस मान लिया r2 है, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग एन्युलर डिस्क भी बोलते हैं, ठीक। अब इसने क्या बोला कि ये डिस्क है, हमें जो है ये इस रिमेनिंग सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के में निकालना है। ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है? एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ध्यान से देखें इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कहानी वही है। क्या कहानी है? कि आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आई रिमेनिंग, आई कंप्लीट। कंप्लीट देखिए हमारे पास डिस्क है, डिस्क जिसका मास है m, उसकी रेडियस कितनी है? r1। हम जानते हैं कि यार जो डिस्क होती है, डिस्क उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस वो कितना होता है? वो होता है m r1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, या मास इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आज इसकी रेडियस कितनी है? r1। चलो इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। क्या? कोई भी एक डिस्क जिसका मास m है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? मास इनटू उसकी रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखो, अगर मैं टोटल कंप्लीट डिस्क की बात करूं, कंप्लीट डिस्क का मास मैंने बोल दिया m है, ठीक है। कंप्लीट डिस्क का मास जो है मैंने बोल दिया m है। तो अगर मैं कंप्लीट डिस्क की बात करूं तो कंप्लीट डिस्क का मास हो गया m, ठीक है। अगर मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? दैट वुड बी m r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। भाई उसका मास इंटू उसकी रेडियस डिवाइड बाय 2, तो m इंटू r1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कंप्लीट डिस्क का मास था। अब टास्क आता है रिमूव्ड, कि रिमूव्ड वाले सेक्शन का हमें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। तो ध्यान से देख कि जो रिमूव्ड है, ये रिमूव्ड हमने बीच वाला सेक्शन किया था। तो बेसिकली ये मान लीजिए कि इसका मास कितना है? m डैश, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है? कि मास इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो कितना लगेगा हमारे पास? माइनस m डैश इंटू r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हमारे पास कहानी हो जाएगी। टास्क क्या है? कि हमें m डैश निकालना है। m डैश कैसे निकालें? ध्यान से देखें तो यहां पर m डैश ऐसे निकाला जाएगा कि डिस्क हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास टोटल मास डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? एरिया में। एरिया क्या है? पाई r1 स्क्वायर। तो पाई r1 स्क्वायर एरिया का मास है m, तो यूनिट का मास कितना जाएगा? m अपॉन पाई r1 स्क्वायर। तुमने जो सेक्शन रिमूव किया उसकी रेडियस कितनी है? r2। तो पाई r2 स्क्वायर एरिया का मास m डैश वुड बी इक्वल्स टू m अपॉन पाई r1 स्क्वायर इनटू पाई r2 स्क्वायर। पाई पाई चला गया, हमारे पास m डैश का आंसर कितना आया? m r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और क्या सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। ध्यान से देखें कि यहां पर एग्जाम में पूछे सवाल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है।
यहाँ पर एक डिस्क दी गई पर पूरी डिस्क नहीं दी गई, बोला गया यार ये डिस्क है, ये मतलब ये पूरी डिस्क का 1/6 सेक्शन है, ठीक है, ये पूरी डिस्क का 1/6 सेक्शन है, ऐसे बोला गया ये 1/6 है, ठीक है। और आपको बोल के दिया है कि इसकी रेडियस जो है वो आर है और इसका मास कितना है एम। बोला कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो हमने क्या याद कर रखा है, हमने याद कर रखा है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस कितना होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अच्छा एक बात बताओ कि यहां पर अगर ये 1/6 पार्ट का जो मास है वो अगर m है तो पूरी डिस्क का मास कितना होगा 6m, ठीक है भाई 1/6 का अगर मास m है तो पूरी डिस्क का मास कितना हो जाएगा 6m इनटू उसकी रेडियस, रेडियस तो आ ही रहेगी, चाहे 1/6 कर दो चाहे उसको आप कितना भी कर दो रेडियस तो आ ही रहेगी, डिवाइड बाय 2। ये तो क्या हो गया पूरी डिस्क का मास। हमको क्या बोला कि नहीं भाई पूरी डिस्क का थोड़ा चाहिए, हमें तो सिर्फ इस 1/6 पार्ट का चाहिए, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 6 कर देंगे। सर 6 से 6 चला गया, बिल्कुल। तो सर इसको हम डायरेक्ट mr² by 2 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। हमने आपको यही तो बताया है कि यार अब क्या याद करना है, आपको याद रखना है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर ये डिस्क में होगा क्या, नहीं ये किसी में भी वैलिड है, रिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जिस भी एक्सिस के में लिखना है उसको एम नहीं पढ़े, उसको कैसे पढ़े मास। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो ऐसे बोला जाए कि आपके पास यहाँ पर एक डिस्क है ऐसे, ठीक है, बोला जाए ये पूरी डिस्क का क्वार्टर पार्ट है यानी 1/4 पार्ट है और कंप्लीट डिस्क का मास जो है वो m था। सपोज आपको बोला जाए ये पूरी डिस्क का क्वार्टर पार्ट है और कंप्लीट डिस्क का जो मास है वो m था, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो देख पूरी डिस्क का मास अगर m है तो mr² डिवाइड बाय 2, ये क्वार्टर पार्ट है, क्वार्टर पार्ट मतलब इसका कितना हो जाएगा 1/4, तो दैट वुड बी mr² डिवाइड बाय 8। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। एक मिनट के लिए देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसी सेक्शन में। जैसे मान लो कि सवाल कर कॉम्प्लिकेसी बढ़ाई जाए, हमें सिलेंडर बोल दिया जाए, जैसे हमें बोला जाए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, बोला जाए इसकी जो लेंथ है वो L है, इसकी जो रेडियस है वो A है, ठीक है। यहां पर बोला गया, हमें बोला गया कि यार यहां पर हमने एक बी रेडियस का सिलेंडर जो है वो बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इनकी एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लिया हम लोगों ने सी है, ठीक। इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो ए थी, ठीक है। तो बी रेडियस का सिलेंडर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, एक्सिस के बीच का सेपरेशन मान लिया सी है। अब हमें बोला जाए कोई भी एक्सिस उठा लो उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने बोला इस I1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो I1 के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव्ड। कंप्लीट क्या है, जिसका मास है m और जिसकी रेडियस कितनी है a, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये सपोज करो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो हमने बोला कंप्लीट का इसके लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास से निकलने वाले एक्सिस कितना होता है mr²/2, तो ma²/2। अब ये I1 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो कितना होगा, I1 के रेस्पेक्ट में होगा ma²/2 प्लस ma²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। अब बात करते हैं कि यार इस वाले सेक्शन का निकालना है, कैसे निकालें भाई, इसका मास मान लीजिए m' है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे m' इंटू इसकी रेडियस है b, तो m' इंटू b² डिवाइड बाय 2 प्लस, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखें ये वाला डिस्टेंस होगा a प्लस सी, तो m' इंटू a प्लस सी का होल स्क्वायर। टास्क क्या आता है, टास्क आता है हमें m' की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट, पूरा मास कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² इंटू एल, तो πr² इंटू एल यानी πa² इंटू एल। वॉल्यूम का मास कितना है m, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना जाएगा m अपॉन πa² इंटू एल। तुमने जो सेक्शन रिमूव किया उसकी रेडियस कितनी है b, तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना लिखोगे, यहाँ पर उसका वॉल्यूम लिखोगे πb² इंटू एल, लेंथ तो सेम ही थी ना, तो m अपॉन πa² इंटू एल इंटू πb² इंटू एल, b² सॉरी m अपॉन πa² इंटू एल इंटू πb² इंटू एल, पाई पाई चला गया, एल एल चला गया, तो m डैश के लिए कितनी जाएगी mb² अपॉन a²। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं, हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक। आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव्ड, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास जो अगली टर्म होती है वो क्या होती है? बेसिकली नेक्स्ट अगली टर्म है वो हमारे पास है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। देखो यार, जब हमने आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाना शुरू किया था तो हमने इसको लीनियर मोशन से कनेक्ट करके दिया था। क्या कनेक्ट करके दिया था लीनियर मोशन से? कि यार हमने बोला था कि जो काम वहां पर v का है वो काम यहाँ पर क्या है, ओमेगा का है। हमने कहा था इसका एनालॉग लेके कि जो काम वहां पर v का था वो काम यहाँ पे किसका है, ओमेगा का है। दूसरा, अब वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी मास। मास क्या था? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके सिस्टम में चेंज को अपोज करे। अगर आप चलती हुई बॉडी को रोकना चाहते हैं तो उस बॉडी की वो टेंडेंसी जो उसके, आप मोशन को अगर रोकना चाहते हैं तो उस रोकने को अपोज करे। अगर आप रुकी बॉडी को चलाना चाहते हैं तो उस चलाने की प्रक्रिया में या चलाने की प्रोसेस में वो प्रॉपर्टी जो उसको चलाने को अपोज करे उसको हम क्या बोलते हैं, मास। तो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पोजीशन में या उसकी मोशन की कंडीशन में चेंज को अपोज कर रही है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन में मास। जो काम लीनियर मोशन में मास का था वो काम रोटेशनल मोशन में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो चीज वहां मास थी वो चीज यहाँ पे क्या बन गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से सुनो, वहां पर ऑब्जेक्ट को चलाने और रोकने का काम कौन कर रहा था, फोर्स। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट को चलाने का काम कौन कर रहा था, फोर्स, तो जो काम वहां पर फोर्स का था वो काम यहाँ पर किसका है, टॉर्क। हम लोग वहां पर ऑब्जेक्ट को चला रहे थे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को घुमाने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, बेसिकली फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस घुमाने वाले फैक्टर को या जो फैक्टर ऑब्जेक्ट को घुमा रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, टॉर्क। वहां पर जो चीज चला रही थी वो कौन थी, फोर्स, और यहाँ पर जो चीज घुमा रही है वो कौन है, टॉर्क। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपने कभी अगर गाड़ियों के स्पेसिफिकेशन पढ़े हो ध्यान से तो उन स्पेसिफिकेशन में एक जगह लिखा होता है, कभी ध्यान से देखिएगा, अगर नोटिस किया हो तो, नहीं किया हो तो अब कीजिएगा। वहां पर लिखा होता है कि वो पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो कुछ 5000 आरपीएम पर मान लीजिए 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करती है। इसका मतलब क्या है, देखो न्यूटन मीटर क्या होती है, न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट होती है। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि 5000 आरपीएम जब आपका सिस्टम घूमेगा रिवोल्यूशन पर मिनट, तो इन दैट केस आपका जो सिस्टम है, आपका जो इंजन है, वो 200 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। यानी इतना रोटेटिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। जितना टॉर्क ज्यादा मिलेगा आपकी गाड़ी का पहिया उतना अच्छे से, उतना फोर्सफुली घूमेगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिकेशन होता है। अब ध्यान से देखें, यहां पर अगर मैं बात करूं टॉर्क, तो बेसिकली इसे मान लीजिए कि यार आपका जो सिस्टम है वो टॉर्क वो कब घूमता है, वो कब घूमता है जब उसके ऊपर एक कपल फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यार मैंने बोला कि यहां पर जो है आपके पास एक ऐसे रॉड है, इसको अपन ने ऐसे हिंज कर रखा है। हिंज का मतलब ये होता है कि ये घूमने के लिए फ्री है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। हिंज का मतलब कि यार ये रोटेशनल मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर मैंने बोला रॉड ऐसी है मान लो, ठीक, अब जैसे ये एफ नीचे घूम रही, एफ मान लो इसके ऊपर फोर्स एफ लगाया तो इस वजह से ये नीचे आ रही है। तो बेसिकली यहां पर जो है साइमल्टेनियसली एक फोर्स ऐसे भी काम कर रहा होगा। ठीक है, वो हिंज के थ्रू प्रोवाइडेड फोर्स है। ऑब्जेक्ट तभी घूमेगा उसके ऊपर कपल फोर्स काम करेगा। ठीक है, सिंगल फोर्स से नहीं घूमेगा। सिंगल फोर्स से सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ। ठीक है, अब बोलोगे सर ये घूमेगा क्या, नहीं भाई, ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। घूमेगा कब, जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे एफ ऐसे। ठीक है, अब इस पे कपल क्रिएट होगा, अब ये घूमेगा। अच्छा, कोई बोले सर फोर्स एक ऐसे लगाया ना, एक ऐसे लगा दो, सर अब घूमेगा क्या, नहीं भाई, कपल क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आपको घुमाने के लिए कपल क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे फोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अपोजिट फोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सेम डायरेक्शन में चलाएंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, घूमेगा नहीं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो कभी भी जो फोर्स है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास होगी तो इन दैट केस आपका सिस्टम जो है वो नहीं घूमेगा, कभी भी उसका रोटेशनल मोशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने बोला कि यार एक फोर्स जो है वो इसके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो इसको कहाँ घुमाएगी, ये इसको नहीं घुमाएगी। ठीक है, घूमेगा कब, जब एक फोर्स यहाँ पर ऐसे काम कर रहा हो और एक फोर्स यहाँ पर ऐसे काम कर रहा हो, अपोजिट फोर्स काम कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली तब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में आता है। ठीक है,
अब बेसिकली अगर बात करें हम टॉर्क की, तो टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? बेसिकली टॉर्क की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट वुड बी आर परपेंडिकुलर इनटू में एफ। ठीक है, मतलब ये किसके इक्वल होता है? ये फोर्स और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारा रोटेशन हो रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो हमको क्या मिल जाएगा? टॉर्क। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैसा है? बेसिकली एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की अलोंग होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हमने सर्कुलर मोशन में जाना है, ये राइट हैंड थंब रूल से हम इनकी डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक, जितने भी एक्सियल वेक्टर होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सबकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, हमने इसके ऊपर जैसे मान लीजिए हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ ऐसे, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, एक फोर्स ऐसे लगाया, घुमाना है तो अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे, कपल क्रिएट करना पड़ेगा, ये थीटा है। इस रॉड की लेंथ मान लीजिए आप लोगों ने बोल दीजिए एल, ठीक है, इस एफ का ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला एफ, ये एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। अब कोई बोले टॉर्क निकालो साहब, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैं क्या बोल दूं कि यहाँ पर घुमा कौन रहा है? एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ कॉस का सेंटर ऑफ मास के अलोंग काम कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? टॉर्क बराबर दैट वुड बी एफ साइन थीटा इनटू में एल। मैंने बोला एफ साइन थीटा इनटू में एल, इस पॉइंट के मान लीजिए मैंने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, तो एफ साइन थीटा इनटू में एल। अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ इंटू एल साइन थीटा। अब ये एल साइन थीटा क्या है? देख भैया, ऐसे करके मैंने इसको मिला दिया, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, ये वाला एंगल हो गया 90, तो एल साइन थीटा क्या हो जाएगा? देख ध्यान से देख, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? एल साइन थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो आपके पास क्या हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट? ध्यान से देखिएगा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जैसे हम लोग ए क्रॉस बी को लिखते थे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो वैसे हम लोग आर साइन थीटा इंटू एफ, इसको क्या लिख रहे हैं? आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें बोला गया कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0,0। हमें बोला गया कि यार इस ए पॉइंट पे जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब पहले हमें एफ चाहिए, तो यार एफ मान लो हमें दिया हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। आर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देख, तो यहां पर आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को इस मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? इनके बीच की डिस्टेंस। तो आर कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर क्रॉस एफ कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई बोले कि नहीं, अब जैसे मान लो ये हमारे पास ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है, और ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। हमें बोला गया इस ए पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो अब आर क्या होगा? अब हमारे पास आर होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, अभी वैसे सवाल भी करेंगे, पर लाइक यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और ध्यान से सुनिएगा, जैसे और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास हमको यहाँ पर दी हुई है एक रॉड, ठीक है, सपोज करें एक रॉड दी हुई है हमको, हमको बोला गया कि इस रॉड की जो लेंथ है वो सपोज करें एल है, ठीक है, एक फोर्स के ऊपर लगाया एफ, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस मान लीजिए एल बाय 2, एक फोर्स लगाया इसके ऊपर सपोज करें एफ, ये डिस्टेंस मान लीजिए एल बाय 4, ठीक है। अब हमें बोला गया कि यहां पर जो है हमें क्या बताना है? एक तो हमें बताना है सिस्टम में नेट टॉर्क, और एक इसका इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा की वैल्यू बतानी है। एक तो हमें बताना है नेट टॉर्क और एक हमें बताना है इसका इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए,
टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स कितने काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। क्या कोई और फोर्स काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई बोलेगा सर इसका मास एम मान लें क्या? मान ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चल मास एम तेरे को दिया है। तो बोलेगा सर इसका वेट mg भी तो काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। तो सर फिर इसका टॉर्क भी निकालेंगे। देख भैया ये mg कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो है वो बेसिकली, ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, देखो आप यहां पर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो mg सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके इसमें कोई रोटेशन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस mg का टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। अब क्या करें? यहाँ पर हमारे पास 2 फोर्स काम कर रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से आपको बता दिया था कि यार बेसिकली ये वाला जो एफ है, ये इसको कैसे घुमा रहा है? ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला जो एफ है, इसको कैसे घुमा रहा है? ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेम है। देखो यार, आप चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को जो है वो नेगेटिव मान सकते हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, या आपकी चॉइस है। हम लोग यहाँ पर एक जनरल रेफरेंस ले लेते हैं कि हमेशा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप दूसरा भी ले सकते हो, पर लाइक ये हम हमेशा लेके चलते हैं, ठीक है। ये सेफ है, मतलब कि यार ये रेफरेंस मान लिया हम लोगों ने ऐसे। आप चाहे तो उल्टा भी मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे इसका नेट टॉर्क लिखना हो, that would be F into L by 2 plus F into L by 4। कितना हो गया हमारे पास? हमने F into L कॉमन ले लिया, 1 by 2 plus 1 by 4। एलसीएम लेंगे इसका, कितना जाएगा हमारे पास? 4। जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 3FL by 4। ये हमारे पास क्या गया? नेट टॉर्क। तो पहला आंसर तो आ गया। कोई बोलेगा सर अब यहां पर या आपने ओ के रेस्पेक्ट में टॉर्क ले लिया, ठीक है, अब बोलेगा सर अल्फा कैसे निकालेंगे? तो देखो भैया, हम लोग जो है जैसे आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं कि यार बेसिकली जो काम लीनियर मोशन में जो चीजें टक कर रही थी, वही एनालॉग हम लोग वहां पे यहाँ पे लेंगे। कैसे लेंगे सर? देखो यार, मैं जानता हूं कि वहां पर जो काम एफ का था, वो काम यहाँ पे किसका है? टॉर्क का। जो काम वहां पर एम का था, वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? आई, ठीक है। जो काम वहां पे ए कर रहा था, ए बोले तो एक्सेलरेशन, वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? अल्फा। अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे हम एफ बराबर एम ए लिखते थे, वैसे हम क्या लिखेंगे? टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोगों ने बेसिकली टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क बराबर कितना होता है? आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना लिखा हम लोगों ने? 3FL by 4। अब आई इस ओ एक्सिस के में देखे, ओ पॉइंट के में जो आई होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट वुड बी ml स्क्वायर बाय 12 इनटू में अल्फा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे सवाल बनते हैं इसके अंदर? ध्यान से देखें। इसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बोला गया, आपके पास एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड है, उसको हमने ऊपर से एक थ्रेड से बांध रखा है। रॉड का मास मान लीजिए m और लेंथ मान लीजिए l। उसने बोला कि जब हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग को, इस थ्रेड को, इस स्ट्रिंग को जो हम लोग यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये रॉड के साथ क्या होगा? ये रॉड, अच्छा ये रॉड जो है यहाँ पर हिंज है। देखो ये जो जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये रॉड जो है वो रोटेट करने को फ्री है। ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, आप लोग खींच नहीं सकते हो, ये रोटेट करने को फ्री है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर इसको काट दूंगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यार हमें जो है एक तो इसका अल्फा इनिशियल निकालना है, ठीक है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, और एक हमें इसका अल्फा निकालना है व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। जब आपकी रॉड जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तब आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो निकालना है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। हमें रॉड का मास दिया हुआ है, हमें रॉड की लेंथ दी हुई है। करना क्या है? सिंपल सवाल है, पहले ही देखना है इसको घुमा कौन रहा है, घुमा कौन रहा है, फिर घुमाने वाला टॉर्क कितना है, फिर टॉर्क को आई अल्फा के इक्वल इक्वेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करेंगे प्लीज। चलिए ध्यान से देखें। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इनिशियल अल्फा, ठीक है, तो हमने बोला कि यार फर्स्ट केस हमें सॉल्व करना है,
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे एक हिंज जॉइंट था, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे रॉड लगा रखी थी, ठीक, इसका मास लिख दिया m, लेंथ लिख दी l। तो यार अब देखो यहाँ पर इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, इसको बेसिकली नीचे लेके आ रहा है mg, ठीक है, इस O पॉइंट के में बात करें, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है mg। कोई और फोर्स काम कर रहा है क्या? नहीं भैया, दिख तो नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहाँ काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे, तो बोले l/2। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर इनिशियली इसका टॉर्क कितना है, दैट वुड बी mg इंटू l/2, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, I इंटू एल्फा, तो बस कितना हो गया mgl डिवाइड बाय 2 बराबर आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट में कितना होता है, दैट वुड बी ml स्क्वायर बाय 3, रॉड है ना भाई, तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इनटू में अल्फा। तो यहां से हम अल्फा को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस क्या बोला है, द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ठीक है, तो जब हमें थीटा एंगल बनाना है वर्टिकल से, कैसे कहानी बनेगी, ध्यान से देखो कि यहां पर इनिशियली रॉड हमारे पास ऐसे थी, ठीक है, इसका मास मान लिया m, लेंथ मान ली l। अब थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल से, ध्यान से देखो कहानी कैसे आ जाएगी, वो कहानी आ जाएगी कुछ ऐसे, ये थीटा एंगल आ गया वर्टिकल से, ये लेंथ हो गई l, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो यार अभी भी चला तो इसको mg रहा है, ठीक है, और तो कोई फोर्स काम कर नहीं रहा है, ठीक। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखें ये जो डिस्टेंस है कितनी जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी l/2, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी जाएगी, देखो भैया कि यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी l/2 साइन थीटा। हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा हमारे पास mg इंटू l/2 साइन थीटा बराबर आई अल्फा। आई कितना लिखोगे, दैट वुड बी ml स्क्वायर बाय 3 इंटू में अल्फा। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक। और कैसे सवाल बनते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास और क्या सवाल बन सकता है, जैसे कि एक सवाल मैं आपको ऐसे डिक्टेट करवा देता हूं, ध्यान से देखें। हमें बोला गया है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कोई हमारे पास जो है वो डिस्क है, ठीक है, हमें बोला गया हमारे पास जो है एक डिस्क है, ठीक, और उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू 20t-5t², ठीक है। और हमें बोला गया है यहां पर हमारे पास एक डिस्क है जिसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है इन द सेम प्लेन, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 20t-5t², ये एक टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से आपकी जो डिस्क है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस की रेस्पेक्ट में रोटेट करती है, ठीक है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार बोल देता हूं कि a tangential force F equals to 20t minus 5t² is applied on a disk in same plane and it will rotate with respect to geometrical axis. Radius and moment of inertia of disk is respectively 2 meter and 10 kg meter square। यानी रेडियस जो है वो हमें 2 मीटर दी हुई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 10 kg इंटू मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। Find out number of rotation completed by disk before it comes to rest or before it changes the direction of rotation, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है कि यार जब ये डिस्क जो है वो घूमते घूमते रुक जाती है, तो रुकने से पहले हमें क्या बताना है, इसके नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, कितने रोटेशन इससे कंप्लीट किए। या लैंग्वेज हमें ये भी बोल सकती है कि हमें ये बताना है कि बिफोर इट चेंजेस द डायरेक्शन। देखो यार कभी भी आपका सिस्टम जो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा वो कब चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने से पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी और 0 होने के बाद डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आपको ये भी बोल सकता है कि बिफोर इट स्टॉप्स द रोटेशन और बिफोर इट चेंजेस द डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पर दोनों ही बातों का मतलब सेम लेना है, ठीक। हमें बोला है टेंजेंशियल फोर्स के ऊपर काम कर रहा है और जो है वो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्क की रेडियस दी हुई है, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और हमें बोला है कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप एक बार सवाल को ट्राई कीजिए, ठीक है, नोट करेंगे और ट्राई करेंगे। देखो भाई कहानी कैसे है, देखो यार मुझे बोला गया नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं,
मैं क्या जानता हूं कि एक कंप्लीट रोटेशन में आपकी जो डिस्क है वो कितना एंगल चलेगी, 2 पाई। ठीक है, तो अगर मान लो कि यार अगर मेरे पास का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो मैं उसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एन रोटेशन। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक रोटेशन में चल रहा है 2 पाई, तो एन रोटेशन में कितना चलेगा, 2 पाई एन बराबर थीटा। ठीक है, थीटा क्या होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे यहाँ से एन निकालना है तो कितना होगा, थीटा अपॉन 2 पाई। तो बेसिकली मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है कि मैं थीटा निकालूं। ध्यान से देखें थीटा कैसे निकालेंगे। देखो मैं जानता हूं टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बराबर आई इंटू एल्फा। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स है भैया, टेंजेंशियल फोर्स मतलब ऐसे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। आर हमें दिया हुआ है कितना, 2 इंटू एफ कितना है 20t माइनस 5t स्क्वायर बराबर आई कितना दिया हुआ है 10, और अल्फा हमें पता नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखें तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेसिकली यहां पर ये 2 से चला गया 5 टाइम, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा 4t माइनस टी स्क्वायर बराबर एल्फा। ठीक है, मेरे पास एल्फा आ गया। अब सर एल्फा क्या करें, देखो बेटा हम लोग जानते हैं जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था, डीवी अपॉन डी। ठीक है, अब मैं लिखा हूं एल्फा एक्सेलरेशन, एल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट वुड बी डी ओमेगा अपॉन डी टी। जैसे ए था डीवी अपॉन डी टी, वैसे एल्फा क्या लिखोगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो मैं इस एल्फा को क्या लिख रहा हूं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ध्यान से देखें तो अल्फा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी बराबर व्हाट, 4t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर डी ओमेगा इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा रहा हूं। आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है वो घूम रहा था और बाद में क्या होगा, रेस्ट पे आ गया, तो यहां पर लिमिट लग देंगे ओमेगा से 0 और 0 से t। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि यहां पर हम लोग यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर बस कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 4t, 4t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे बस कितना बन जाएगा माइनस का ओमेगा, लिमिट लगाएंगे 0 माइनस ओमेगा तो माइनस का ओमेगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें वो टाइम निकालना है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें कि इफ ओमेगा बराबर 0, तो यहां से कहानी क्या बनेगी कि ये 2 से चला जाएगा 2 टाइम, तो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास जो है वो t की दो वैल्यू आएंगी। देखो 2t स्क्वायर बराबर टी क्यूब बाय 3, टी स्क्वायर से टी क्यूब चला गया, अब बस t कितना आया 6, और एक वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि हम यहाँ से जब इसको उस तरफ लेके गए तो हमने 0 वाली वैल्यू कैंसिल करके मान ली थी। तो एक वैल्यू आ जाएगी 6, एक वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब t बराबर 0 पर भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने बोल दिया रेस्ट पर है, और t बराबर 6 पर भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो हमने बोला t बराबर 6। ठीक है, t बराबर 6 सेकंड तक 0 से 6 चलने के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ गया। अब हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, कितनी आ चुकी है हमारे पास, कि टी क्यूब बाय 3 माइनस का 2t स्क्वायर। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करके, यानी डी थीटा बराबर टी क्यूब बाय 3 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर 6, और ये 0 से लेकर थीटा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा की वैल्यू आएगी, और जब मैं थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। कहानी क्या है, हमारे पास एफ था, हमारे पास आई था, हमारे पास आर था, हमने यहाँ से पहले अल्फा निकाला, अल्फा से हमने ओमेगा निकाला, ओमेगा से फिर हमने थीटा निकाला, और थीटा को हमने 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। कोई कहेगा कि सर यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते थे, भाई हम चाहें तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जैसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वैसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो देखो बेटा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाने के लिए आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तब हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अल्फा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है साफ साफ, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक, अब आगे चलते हैं, और कैसे सवाल बनते हैं हमारे पास, ध्यान से देखेंगे इस टॉर्क के ऊपर। बेसिकली अब हम थोड़ा सा पुली को याद करते हैं, वो पुली जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी थी। ठीक है, देखिए रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मैकेनिक्स जो आप पढ़ के आए हो ना,
वो पूरी रिवाइज करवा देता है। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग जो है वो इसको सेंटर ऑफ मास वाली थ्योरी से भी कनेक्ट कर दिए कि भाई हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने क्या बोला कि यार वो रिमेनिंग पार्ट का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे। अभी आगे जाके हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई करेंगे, बस वो मोमेंटम जो होगा वो रोटेशनल मोशन का होगा। ठीक है, जब हम लीनियर मोशन पढ़ते थे तो लीनियर मोमेंटम लिख लेते थे, अब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल मोशन का हम लोग मोमेंटम लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो कुछ कुछ बातें हम लोग अभी यहाँ चल के भी और आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पुली की बात करेंगे, कैसे, जैसे हमें सवाल कैसा मिलता है, मान लीजिए हमको बोला गया कि हमारे पास यहाँ पर एक जॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक डिस्क पिवट कर रखी है। ठीक, इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है m, इसकी रेडियस है r। ठीक है, डिस्क का मास दिया है, आज तक पुली मासलेस होती थी पर यहाँ पर आज पुली का मास दे दिया, डिस्क का मास दे दिया m, इसकी रेडियस दे दी r। बोला गया कि यहाँ पर इसके ऊपर एक स्ट्रिंग जो है वो वाउंडेड है। ठीक है, इस डिस्क के ऊपर हमने एक स्ट्रिंग वाउंड कर रखी है। अब क्या कहानी है कि बोल रहा है कि यार यहाँ पर जो ये मास नीचे आ रहा है, ठीक है, ये मास नीचे आ रहा है, तो हमें क्या बताना है, एक तो हमें बताना है टेंशन और एक हमें बताना है अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कहानी कैसे चलेगी। बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। कैसे कि यार अगर आपका ये मास नीचे आएगा तो इसका ए एक्सेलेरेशन होगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर मोशन है। अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन ए होगा तो इसके एक्सेलेरेशन की वजह से ये डिस्क जो है वो घूमेगी, ये जो स्ट्रिंग है ये अनवाउंड होगी। अनवाउंड होगी मतलब कि ये जो डिस्क है ये घूमेगी, तो एक यहाँ पर रोटेशनल मोशन होगा। तो बेसिकली एक यहाँ पर लीनियर मोशन चल रहा है और एक यहाँ पर क्या चल रहा है, रोटेशनल मोशन। तो मुझे दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले बात करता हूँ लीनियर मोशन की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेट गया mg नीचे, टेंशन t गया ऊपर, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट mg नीचे काम कर रहा है, टेंशन t ऊपर काम कर रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लिखूंगा कि mg माइनस टी बराबर एम इंटू ए, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। अब देखो ना तो मुझे यहाँ पर टी पता है ना मुझे यहाँ पर ए पता है, तो बेसिकली अब मैं क्या करूं कि मैं ना तो टी निकाल सकता हूँ ना मैं ए निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो नोन तो निकाल नहीं सकते। तो अब चलते हैं हम रोटेशनल मोशन के पास। रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी कि नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। अच्छा, टॉर्क बोले तो घुमाने वाला फोर्स, देखो इस पॉइंट पे कौन घुमा रहा है इसको, इस पॉइंट पे घुमा रहा है टेंशन। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r, तो t इंटू r बराबर i। डिस्क क्या था, मतलब ऑब्जेक्ट क्या था, डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट वुड बी mr²/2 और इनटू में अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ओके यहाँ से हम चाहें तो अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मान लो हमसे यहाँ पे ए पूछा है, अल्फा की जगह हमसे ए पूछा है। ठीक है, अल्फा तो हम सामने सामने निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमसे ए पूछा है, तो हम क्या करें, ध्यान से देखें कि हम लोगों ने लिखा कि टी इंटू आर, एक आर से एक आर चला गया, तो बस टी कितना बना, दैट वुड बी mr/2। अब बात आती है अल्फा। अल्फा को कैसे लिखें, कि हम जानते हैं अल्फा बराबर क्या होता है, a/r। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू at इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू at/r। तो हमने यहाँ से टी की वैल्यू लिख ली, या देखो यहाँ पर हमारे पास क्या चला गया, आर से आर चला गया, तो टी बराबर कितना आया, ma/2। अब देख टी की वैल्यू यहाँ से आ गई ma/2, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। जैसे एक्सीलरेशन आएगा वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास सवाल कैसे बन सकता है, ध्यान से देखें। में बोला जाए यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर हमें फिर से बोला गया हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, जो डिस्क जिसका मास है m और रेडियस है मान लो r। ठीक है, इसके एक पॉइंट पे हमने मास लगाया m1 और एक पॉइंट पे हमने मास लगाया m2। ठीक है, हमें बोला गया मान लीजिए जो m2 है वो m1 से बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए हमसे ऐसा बोल दिया गया, या m1 को बड़ा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो हम m2 को बड़ा मान के चलते हैं। हमें बोला गया कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक तो हमें टी निकालना है और एक हमें ए निकालना है। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, प्लीज ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पुली का मास है। जब हम लोग मासलेस पुली वाले सवाल करते थे तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम मानते थे।
आज ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पुली का मास दिया हुआ है तो हमें जो है वो टेंशन अलग अलग लेना पड़ेगा। तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, प्लीज ट्राई करेंगे ये सवाल। देखिए भाई, कहानी कैसे है कि जब हम लोग मासलेस पुली वाले सवाल करते थे तो इन दैट केस हम लोग क्या करते थे, हम लोग दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम लेते थे। पर क्योंकि यहाँ पे पुली का मास दे दिया गया, तो जब भी हमें पुली का मास दे दिया जाए या स्ट्रिंग का मास दे दिया जाए तो हमें टेंशन सेम नहीं लेना है, हमें टेंशन अलग अलग लेना है। ध्यान से देखें इक्वेशंस कैसे बनेंगी। यहाँ पर इसका वेट m1g गया नीचे, ये टेंशन t1 गया ऊपर, इसका वेट m2g गया नीचे, ये टेंशन t2 गया ऊपर। m2 भारी है तो बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जाएगा। दो टाइप के मोशन हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो सिस्टम में जो है वो लीनियर मोशन हो रहा है और एक सिस्टम में जो है वो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, कि आपका एक सिस्टम जो है वो बेसिकली ये m2 नीचे जा रहा है, m1 ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट जो मतलब एक तो जो है आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं और एक वो जो डिस्क है वो घूम रही है, डिस्क घूम रही है, तो दैट इज वाई जो है वो यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो मैं दो टाइप की इक्वेशन लिखूंगा, एक तो लीनियर मोशन की और एक रोटेशनल मोशन की। ध्यान से देखिएगा, लीनियर मोशन क्या लिखूंगा सबके लिए। सबसे पहले ये बात करता हूं मैं m1 की, तो ये m1 ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव। तो क्या लिखूंगा, t1 माइनस m1g बराबर m1 इंटू ए। इसकी बात करता हूं तो क्या लिखूंगा, m2g माइनस t2 बराबर m2 इंटू ए। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहां पर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक इक्वेशन लिख ली, ना मुझे t1 पता, ना मुझे t2 पता, ना मुझे a पता। तो एक इक्वेशन से इतने सारे मतलब दो इक्वेशन से तीन अननोन तो निकाल नहीं सकते। अब क्या करेंगे, फिर टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे। टॉर्क की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें, हम लोग जानते हैं कि नेट टॉर्क बराबर कितना होता है, I इंटू अल्फा। अब ध्यान से सुनना, अभी आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा। कोई 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 ये पूछ सकता है सर ये टेंशन आपने अलग अलग क्यों माना, तो मैंने आपको बोल दिया था कि यार मास दिया हुआ है, पुली घूम रही है, तो आपको टेंशन अलग अलग लेना है। तो बोलेगा नहीं सर फिर भी क्यों लेना है, तो देख भाई सुन, बेसिकली यहाँ पर ये T2 क्या है अगर मैं सिर्फ इस T2 को देखूं तो इस T2 के रेस्पेक्ट में जो सेंस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, वो कैसा लेंगे हम लोग, वो हम लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, कि T1 के रेस्पेक्ट में कैसा लेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं। देखो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके पास इस पॉइंट पे T2 काम कर रहा है इस तरफ और T1 काम कर रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ये आपके जो सिस्टम है ये इसको इस तरफ से घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका जो T1 है कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो मैं नेट टॉर्क लिखने जाऊंगा, क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1 नेट आपका जो है वो टेंशन, नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू एल्फा। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर T1 और T2 को बराबर ले लूं तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब वो घूमेगा ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना करना है, ये डिस्क घूम रही है हमारे पास, हमको बताया भैया डिस्क घूम रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं दोनों को बराबर ले लेता हूँ तो फिर ये घूमने का चक्कर खत्म हो जाएगा, जबकि हमको इसको घुमाना था। तो इसलिए हम लोगों ने T1 T2 जो है वो दोनों को अलग अलग लिया। ठीक, अब यहाँ पर आई बोले तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे डिस्क का, दैट वुड बी mr² by 2। अल्फा से तो मतलब है नहीं, तो अल्फा को क्या लिख देंगे, a/r। r से r चला गया, ये कितना हुआ तुम्हारे पास, T2 माइनस T1 इंटू में r से एक और r चला गया, कहां से हमारे पास T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई ma/2। अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। हम लोग इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, ठीक है, हमेशा टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। नेट टॉर्क की इक्वेशन लिखने के बाद उसको आई अल्फा के इक्वल इक्वेट करना है। एक लीनियर मोशन की इक्वेशन होगी, एक रोटेशनल मोशन की इक्वेशन होगी, दोनों को लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी में एक सवाल और बनता है, एक सवाल और देख रहे हैं इसके ऊपर क्या। इससे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर हो गया, ठीक है,
हमने बोला इसके ऊपर ऐसे स्ट्रिंग बाउंड कर रखी है और यहाँ पर जो है इसका एक फ्री एंड दे रखा है, ये फ्री एंड दे दिया हम लोगों ने, ये फ्री एंड दिया, बोला इसको यहाँ से पकड़ के इसको नीचे खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं तो ये घूमेगा, घूमेगा तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग नीचे भी आएगी, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, सिलेंडर का मास मान लीजिए m है, रेडियस जो है हमारे पास r है, ठीक है। तो फिर वही कहानी क्वेश्चन हमसे वही सवाल पूछेगा कि यार एक तो जो है वो आपको सिस्टम में अल्फा बताना, सिस्टम में ए बताना है, और सिस्टम में जो है वो हम क्या बताना है, एक तो हमें टेंशन बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान लीजिए तो पढ़ के यहाँ पर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसकी इक्वेशन, एक तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बस कितना हो जाएगा, टी बराबर एम इंटू ए, अब फिर टॉक बराबर आई इंटू एल्फा, तो टॉक बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है। सिलेंडर के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, आई की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा को एक ए बाय आर के बराबर कर देंगे, टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी टी इंटू आर, पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसमें एक कहानी और बनती है, क्या बनती है ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे एक सिलेंडर है, वो इस तरीके से ऐसे कर दिया है, ठीक है, ऐसे कर दिया है, बोला दो तरफ से खींच रहे हो, अब दो तरफ से खींच रहे हो, स्ट्रिंग को अनबाउंड कर रहे हो, तो क्या करना है, सिंपल वही कहानी करनी है, ठीक है। यहां पर अब बेसिकली जो है वो आपके सिस्टम में दो टेंशन काम कर रहे हैं, टी और टी, तो यहां पर जो नेट टॉर्क लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2t इंटू आर, ठीक है, घूम रहा है ना, तो मतलब दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेम होगा, तो दैट वुड बी 2t इंटू आर, ठीक है। अब वही टॉर्क बराबर आई अल्फा और हम लोग टेंशन की इक्वेशन लिख देंगे, तो वहां पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास कहानी क्या है, ध्यान से सुने। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली टर्म आती है वो क्या आती है, वो आती है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगली जो टर्म है हमारे पास वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एल होता क्या है, देखो जब हम लीनियर मोशन पढ़ते थे तो वहां पे हम एक टर्म पढ़ते थे मोमेंटम, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते थे पी से, पी होता क्या था, एम इंटू वी, इसको हम बोलते क्या थे, इसको बोलते थे क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन, ठीक है। तो वो एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो एंगुलर मोमेंटम कहाँ डिफाइन हुआ है, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे इसको, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम क्या था, जो कि आपके लीनियर मोशन की क्वांटिटी को बता रहा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोशन की क्वांटिटी को बताएगा। अब एंगुलर वर्ड जोड़ दिया, जैसे फोर्स था, फोर्स, ठीक है, फोर्स एफ था, उस फोर्स को टॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास मोमेंटम है, उस मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए अगर हम, जैसे अगर फोर्स था, फोर्स लीनियर मोशन में डिफाइन कर रहे थे, तो उसको एंगुलर मोशन में लाने के लिए यानी टॉर्क में लाने के लिए हमने क्या करा, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे मोमेंटम अगर हम लोग लीनियर मोशन में डिफाइन कर रहे हैं, उसको एंगुलर मोशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एल क्या हो जाएगा हमारे पास, आर परपेंडिकुलर इंटू में पी, पी क्या होता है हमारे पास, पी होता है हमारे पास एम इंटू वी, आर परपेंडिकुलर कितना होता है, आर साइन थीटा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट वुड बी आर क्रॉस पी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग केसेस बन सकते हैं हमारे पास, अलग अलग केसेस कैसे बन सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए अगर हमें मोमेंटम दे दिया जाए P इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, आर दे दिया जाए आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो अगर हमें एल निकालना हो तो एल कैसे निकालेंगे, एल निकालेंगे आर क्रॉस पी करके, ठीक है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, हमारे पास एल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि यहां पर हमारे पास जो है वो कहानी कुछ ऐसे है कि मान लो हमें बोला जाए, देखो आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जैसे मान लो कि यार हमें बोला जाए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर ये x और ये y, ठीक है, वो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, मान लो ये डिस्टेंस हमें दी हुई है b, ठीक। तो अगर हमें बोला जाए कि अगर इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और अगर हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी एम वी आर, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज व्हाट b। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमें बोला जाए
ये O, ये इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, बोला O पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि देखो ये O पॉइंट के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0 है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो वो उसी पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, अब जैसे मान लो कि आपको कभी बोला जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब आपको बोला जाए इसकी 0,0 के रेस्पेक्ट में या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड L विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो इस ax प्लस बी वाई प्लस सी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कोई एक लाइन है, कुछ भी कहीं भी प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस ax प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी, पूरा सब इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, और हमें जो है इसको क्या करना है, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकालना है। टास्क क्या होता है? ठीक है, मैं इसको जनरल कर देता हूं, अभी तो ओरिजिन नहीं, L विद रिस्पेक्ट टू x1 y1 z1, इसका मास मान लिया m और इसकी स्पीड मान ली v। यार टास्क क्या है? टास्क ही होता है कि यार m हमें पता है, v हमें पता है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी r sin थीटा। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जैसे किसी भी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो और उसकी अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो x1 y1 z1 से, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, r बराबर प्लस माइनस ax1 प्लस माइनस by1 प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट की, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा हो, जिस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, कहीं भी प्लस माइनस लगा के दिया हो और उसकी अगर आपको किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि हम क्या करें, जहां पर x लिखा है उसकी जगह x1 पुटअप कर दें, जहां पर y लिखा है उसकी जगह y1 पुटअप कर दें, c को ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो उस ऑब्जेक्ट की उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। और जैसे मान लो आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0,0। तो अब क्या करेंगे, x1 0 y1 0 c बचेगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ला सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काम आता है आपके पास कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन दी गई, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे मैंने बोला कि एक आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है मान लीजिए 1 kg, उसकी जो स्पीड है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो वो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 4x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, या मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, मैंने बोला है सपोज करें y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो हमें बोला जाएगा कि यार इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 0,0,0। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है। हमने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी हो, मतलब सारी वैल्यूज एक साथ लिखी हो। तो कैसे लिखेंगे, दैट वुड बी y या मतलब माइनस का 3x प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0। लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब देखिए कंपेयर करते हैं कि यार यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू जो आपके पास -3 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके पास 1 है, c की वैल्यू कितनी है -2 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, r बराबर, ध्यान से देखो कि यहाँ पर x की जगह x1, y की जगह y1, तो माइनस का 3 इंटू में 0 प्लस यहाँ पर आपके पास y की जगह 0 पुटअप कर दिया माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और b की वैल्यू कितनी है 1। बेसिकली a क्या है x का मल्टीपल और b क्या है y का मल्टीपल। हमारे पास कहानी कितनी जाएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। मान लो इन केस तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते 1, 2, 0, तो तब तुम क्या करते, तब तुम सिंपली यहाँ पर x की जगह 1 पुटअप करते, y की जगह 2 पुटअप करते। ठीक है, और c तो c रहता -2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो करना कुछ नहीं है, अगर जैसे कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो तो हमको जो है उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिख करके ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है, ठीक। और उसके बाद हमें जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बाद एम वी आर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। हम आगे अभी और भी सवाल करेंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, देन फिर हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करने के बाद फिर हम लोग रोलिंग मोशन की तरफ जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ सवाल थे इसके ऊपर, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।